आप बोलेंगे? शुरू करो। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आशा है आप सब लोग सकुशल होंगे। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। को बनाने और निर्माण करने में उनका योगदान अद्भुत है। आप सबको महावीर जयंती की, बिहू की, बैसाखी की, पुतांडु की और बोहाग की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्योंकि बाबा साहब की जयंती है और अभी कुछ ही देर पहले मोदी जी ने पुष्प अर्पित कर कर अपनी श्रद्धांजलि भी दी है, तो मुझे लगा कि आज अच्छा दिन है कि इस प्लेटफॉर्म से हम कुछ बातें करें। सबसे बड़ी प्राथमिकता दलितों की सुरक्षा की होगी। सामाजिक न्याय और सामाजिक सौहार्द उतना ही जरूरी है जितना कि आर्थिक न्याय और राजनीतिक सशक्तिकरण। ये बाबा साहब के शब्द नहीं हैं, ये हमारे भी शब्द नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के 2014 और 19 के मैनिफेस्टो के शब्द हैं, उनके घोषणा पत्र के शब्द हैं जो उन्होंने जनता को चुनाव के पहले वादा किया था। लेकिन स्थिति दलितों की इस देश में, वंचित समाज के लोगों की इस देश में हम सबसे छुपी हुई नहीं है। चाहे वो रोहित वेमुला हो, चाहे वो तमाम दलित महिलाएं हो जिनका बलात्कार होता है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री यड्डी जी हों जो दलितों के घर जाके होटल का खाना खाते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, जब वो दलितों से मिलते हैं तो उनको पहले नहला धुला के साफ सुथरा किया जाता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अनंत हेगड़े जी हों जिन्होंने दलितों को कुत्तों तक से कंपेयर किया था। ये सरकार की कहीं ना कहीं मानसिकता दिखाता है और शायद इसीलिए जो कंसोलिडेटेड डेटा अवेलेबल है उसके अनुसार 2020 तक करीब 50,291 क्राइम अगेंस्ट दलित एक वार्षिक वर्ष में हुए थे और 2011 में इसकी संख्या 33,000 थी। आज जब हम बात कर रहे हैं तो औसतन 10 दलित महिलाओं का रोज इस देश में बलात्कार होता है। 10 महिलाओं का। 22% से ज्यादा रिपोर्टेड छोटे बच्चों के यौन शोषण के मामले दलित बच्चों के होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये सामाजिक अन्याय, और ये सच है कि जब ऐसा होता है तो पुलिस और प्रशासन पीड़ित को ही प्रताड़ित करता है, पुलिस और प्रशासन उनकी ही आवाज दमन करने का काम करता है। सारा की सारी सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी, ट्रोल आर्मी लग जाती है पीड़ित को गलत साबित करने में। इसके अलावा अगर आप देखें तो दलितों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है वो कहीं ना कहीं उनके नीति, नियम, कानून, उनके बजट तक में प्रतिबिंबित होता है। जो परसेंटेज ऑफ टारगेटेड स्कीम्स होती हैं दलितों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, टोटल सेंट्रल स्कीम और टोटल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में से अब दलितों की टारगेट करने वाली स्कीम मात्र 4.4% हिस्सा उसका रह गया है। यह निरंतर हर साल गिरता जा रहा है। 2022 वित्तीय वर्ष में दलित औरतों के लिए 15,000 करोड़ से ज्यादा एलोकेट किए गए थे। 2023 में वो घटाकर 11,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा एलोकेट किए गए। तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स में भी घटा, परसेंटेज ऑफ बजट में भी घटा। बाबा साहब का सपना था कि दलित बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, मुख्य धारा में आएंगे तो सामाजिक न्याय और समानता को ज्यादा धार मिलेगी। लेकिन नेशनल स्कीम टू इंसेंटिवाइज गर्ल्स इन द दलित कम्युनिटी, जो उस वर्ग की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको कैसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, NGISC के तहत उसका जो एलोकेशन है वो लगातार गिरा है, उसका एनरोलमेंट लगातार गिरा है। स्कॉलरशिप्स किसी वजह से संविधान में पूर्व की सरकारों ने
सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर दलितों के लिए विशेष स्कॉलरशिप्स की बात कही थी। यह प्रॉमिस किया गया था कि 7,000 रुपए प्रति साल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दलित स्टूडेंट्स को दी जाएगी। यह 5 साल का कार्यक्रम था। इसमें इस वित्तीय वर्ष में मात्र 5,600 करोड़ एलोकेट किए गए, जो कि पर्याप्त नहीं है। 2021 के वित्तीय वर्ष में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा जो दलितों के लिए जाना चाहिए, वो इस देश के 6 राज्यों और यूनियन टेरिटरी को मिला ही नहीं। 2020 और 2021 के वित्तीय वर्ष में जो पैसा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दलित बच्चों के लिए जाना चाहिए, वो 9 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को नहीं मिला। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, जिसको NMMS कहा जाता है, वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है उसका पैसा। उसका बजटरी एलोकेशन इस साल 450 करोड़ से घटाकर 300 करोड़ कर दिया गया है। और डेटा बहुत है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए, फेलोशिप के लिए, फ्री कोचिंग के लिए लगातार बजटरी एलोकेशन घटाया जा रहा है और कई कई चीज़ों पर उसको आधा कर दिया गया है। एक बात यहां पर विशेष तौर से करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी होता है तो ज़बरदस्त रोष होता है, बड़ी चर्चा होती है, मीडिया में भी होती है, सोशल मीडिया में भी होती है, पर इसकी असलियत क्या है? मैनुअल स्कैवेंजिंग, जिसको मैला ढोना कहते हैं, उसके चलते सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 376 मौतें हुई हैं 2015 से 2020 के बीच में। लेकिन यह भी सच है कि मैला ढोना और जो सेप्टिक टैंक उतर के लोग साफ करते हैं, सरकार कहती है कि वो 2 अलग चीजें हैं। हम सबका मानना है कि वो एक ही चीज है, एक दूसरे का एक्सटेंशन है, एक दूसरे का कहीं ना कहीं पूरक है। अगर व्यक्ति मैला ढो रहा है तो वो जरूर सेप्टिक टैंक भी साफ कर रहा है। सरकार की धृष्टता है ये कि वो उसको अलग बताती है, और सरकार की उससे बड़ी धृष्टता ये है कि लोकसभा में सरेआम झूठ बोलकर कहती है कि इस देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग से पिछले 3 सालों में एक भी मौत नहीं हुई है, पर कि सच ये है कि सेप्टिक टैंक साफ करते वक्त इस देश में 2 सालों में 161 मौतें हुई हैं। और इसको खत्म करने का क्या प्रयास है? इसको खत्म करने का प्रयास ये उठाया गया था कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैनुअल स्कैवेंजर्स मैला ढोने वालों के लिए करिएगा। उसके लिए 100 करोड़ का बजट था पिछले साल। उस बजट का आधा 43 करोड़ रुपए इस्तेमाल किया गया, बाकी पैसा छुआ ही नहीं गया। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो इसी से साफ है कि जो एलोकेशन उनके पुनर्वास के लिए, जो एलोकेशन उनके ऑल्टरनेटिव्स के लिए किया गया, वो भी आधा कर दिया गया। आज इस बात पर चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाबा साहब को बहुत सारे लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाबा साहब को बहुत सारे लोग सामाजिक न्याय के लिए आज प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं। बाबा साहब के संविधान की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस देश में। वो अपने आप में एक डिस्कशन है, लेकिन बाबा साहब का सबसे बड़ा मैसेज, बाबा साहब का सबसे बड़ा संदेश सामाजिक न्याय था। बाबा साहब की सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि शोषित वंचित समाज के लोग मुख्य धारा में आए और इस देश में और हमारे समाज में समानता आए। लेकिन सरकार की मंशा और जो वाक्य होते हैं इस देश में वो अलग हैं। सरकार की नीतियां भी उसके टोटली विपरीत हैं, जिसका हम लोगों ने आपको कुछ उदाहरण दिया है यहाँ पर। डू आई स्पीक इन इंग्लिश और should I take questions? Questions ले लेते हैं अगर इस पर सवाल हो, अन्यथा ये बैसाखी की सौगात दी है ना देश को मोदी जी ने। पिछले 22 दिनों में सीएनजी के दाम बढ़े हैं, एक सेकंड, पिछले 22 दिनों में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है 13 रुपए 60 पैसे की, और पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है 11 रुपए 10 पैसे की। ये त्यौहार है, आज बिहू भी मनाया जा रहा है, आज बैसाखी भी मनाई जा रही है, आज महावीर जयंती है। ये देश को सौगात है मोदी जी की। लगातार दाम बढ़ रहे हैं।
पेट्रोल डीजल का बढ़ रहा है, एलपीजी का बढ़ रहा है, सीएनजी का बढ़ रहा है, पीएनजी का बढ़ रहा है। ये वही लोग हैं जो कहते थे अरे पाइप नेचुरल गैस यूज करो। कल रात को जब मेरे पास मैसेज आया कि 4 रुपये 25 पैसे बढ़ा, तो मैंने कहा वाह, त्योहार मनाने के लिए अच्छा मौका दिया है। लेकिन असलियत एक और भी है, और उस असलियत के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। असलियत ये है कि वैश्विक स्तर पर जो प्रति डॉलर क्रूड का दाम होता है, वो मार्च में औसतन $113 प्रति बैरल था। वो घटकर $99 प्रति बैरल हो गया। 14% वैश्विक क्रूड में दाम कम हुए हैं, ब्रेंट का भी कम हुआ है। लेकिन क्या हमारी सरकार ने ईंधन का दाम कम किया है? जी नहीं। हमारी सरकार ने ईंधन का दाम कम न करके लगातार बढ़ाया है, लोगों की कमर तोड़ने का काम किया है। और ये कहीं ना कहीं इस सरकार की धृष्टता, इस सरकार का अहंकार, इस सरकार का दंभ दिखाता है। सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है, लेकिन इन बातों पर चर्चा और ज़्यादा पुरजोर तरीके से हर ओर होनी चाहिए। ये आम व्यक्ति पर इस देश के प्रहार है, और मैं आशा करती हूँ कि आज बहुत सारे टेलीविज़न डिबेट्स इस पर होंगे। विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। जी, मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये बात कही। और हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर कोई संस्था, पीएफआई जैसी संस्था उन्माद फैला रही है, वैमनस्यता फैला रही है, 8 साल से सत्ता में आप हैं, सेंट्रल में तमाम जगहों पर आपकी डबल इंजन की, कर्नाटक से लेके मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, बस झुंझुना बजाइएगा पीएफआई का, करिए ना बैन पीएफआई को। लेकिन अगर पीएफआई को आप बैन कर देंगे तो आप ठीकरा किसके सर फोड़ेंगे? आप किसके तरफ ध्यान आकर्षित करिएगा? सरदार पटेल ने 4 फरवरी एक्चुअली 1948 को आरएसएस को हिंसा और उन्माद फैलाने के आरोप में बैन किया था, महात्मा गांधी की हत्या के 5 दिन के अंदर। मोदी जी क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हैं? क्यों नहीं पीएफआई को 8 साल से बैन किया जा रहा है? और आपने अच्छा सवाल पूछा। 2021 अगस्त से शिवराज सिंह चौहान ये डुगडुगी बजा रहे हैं कि पीएफआई को बैन करने वाला है मध्य प्रदेश। आज 1 साल के करीब होने को आ गया, क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? ऐसी क्या विवशता है कि आप पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन नहीं कर पाते हैं? 2020 में दिसंबर में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं पीएफआई को सरकार बैन करने वाली है। 2022 अप्रैल आ गया प्रभु, क्यों नहीं पीएफआई बैन हो रही है? सितंबर 15 तारीख को 2020 में इनके युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, जो आजकल नफरत के मैस्कॉट बने घूम रहे हैं, तेजस्वी सूर्या जी, उन्होंने सदन में सवाल पूछा पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? आपको पता है सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार ने कहा जब एविडेंस आएगी तो हम नेसेसरी एक्शन जो होगा वो लेंगे। तो पीएफआई पर जब आपका ही सांसद सवाल पूछ रहा है, आप बगले झांक रहे हैं। 2020 से आप सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं पीएफआई बैन होने वाली है। उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकारें तो 2019 से कह रही है पीएफआई बैन होने वाली है। तो कौन सा मुहूर्त ढूंढा जा रहा है पीएफआई को बैन करने के लिए? आज देश ये सवाल का जवाब जानना चाहता है। और ज्यादा दूर प्रेरणा के लिए मत जाइए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के 5 दिन के अंदर आरएसएस को यह कहकर बैन किया था कि ये नफरत और वैमनस्य फैलाते हैं। इनकी नफरती भाषणों का ये अंत हुआ है कि महात्मा गांधी को अपने प्राणों की कुर्बानी देनी पड़ी, और इसलिए मैं आरएसएस को बैन करता हूं। उस लौह पुरुष को याद करके ही कुछ एक्शन ले लीजिए। ये झुंझुना बजाना, ध्यान इधर उधर बांटना, ये सारी बातें छोड़ देनी चाहिए। It's a weird question you're asking, because each one of us has celebrated Baba Saheb Ambedkar. I'm answering your question, I'm not debating here, this is not a television debate. Each one of us has celebrated Baba Saheb Ambedkar's Jayanti all across the country. In all our district headquarters, including the place that I come from, it is being celebrated with much fanfare. And what is celebrating Baba Saheb
Ambedkar's Jayanti really mean? It means that you uphold the ideals he stood for. It means you consider the constitution he made the most sacred document in this country. It means you do not suppress the voices of dissent and those of the Dalits. But that's exactly what this government is doing. So you can celebrate it with as much fanfare as you want, but the reality is that in principle and in practice, you are doing everything against what Baba Sahib stood for. I refute your argument about we not celebrating it. There was a question from the lady here. आपका सवाल. ये सवाल राजनीतिक है। गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है और हार्दिक पटेल जो कांग्रेस के नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी डिसीजन नहीं ले रही है, नेताओं का सम्मान नहीं कर रही है। इससे पहले फैजल पटेल, अहमद पटेल के बेटे ने भी कुछ सवाल कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए। मुझे लगता है फैसल जी ने इसको क्लैरिफाई भी कर दिया है, और मैं इंडिविजुअल्स पे जवाब हम यूजुअली इस प्लेटफॉर्म से नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने उस बात को क्लैरिफाई कर दिया था कि वो सतत कांग्रेस के मजबूत सिपाही और बने रहेंगे। गुजरात के चुनाव हैं और मुझे पूरी आशा है कि पार्टी समय रहते हुए और समय को देखकर, सारी परिस्थितियों को देखकर जो फैसला होगा वो लेगी। Which exam? Yes. Yeah. I think education should not be denied to anyone, irrespective of whatever the reason may be. I think education is as basic a right as breathing the air that we are breathing in right now or the water that I just drank. I think education cannot be denied to any individual in this country, no matter what the circumstances, no matter what the arguments. It's the very basic right. It's a fundamental right guaranteed to us by our constitution. Anything being done otherwise is, again, playing around with the basic tenets of that sacred document. हमारा यहाँ से मानना है, और इस मंच से मैं बहुत ही पुरजोर तरीके से ये कहना चाहती हूँ कि इस देश के निर्माण में हर प्रधानमंत्री का योगदान रहा है और ज़रूर उनका सम्मान होना चाहिए और सम्मान होना ज़रूरी है। यह सही बात है कि जो पहले की सरकारें थी वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय को बुनियादी ढांचा बनाकर इतिहास लिखना चाहती थी। यह अलग बात है कि मोदी जी को लगता है कि इमारतें बनाकर, सौंदर्यीकरण करके वो इतिहास लिखेंगे, लेकिन इतिहास कभी भी इमारत और चूना और गारा नहीं लिखता है, इतिहास आपके काम लिखते हैं। मोदी जी एक बहुत बड़ा 20,000 करोड़ के खर्चे का सेंट्रल विस्ता, अपना घर, सब कुछ बना रहे हैं, और मोदी जी की ये कोशिश रहती है कि वो इतिहास वहाँ से लिखना शुरू करें जब से वो सत्ता में आए हैं, 14 मई 2014 से। लेकिन इतिहास इस देश का, हमारी संस्कृति का, हमारे समाज का उससे बहुत पहले से है। और इतिहास तो ऐसा गौरवशाली है कि जिस चीन और पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाते हैं मोदी जी, उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदलने वाली प्रधानमंत्री थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नया इतिहास लिखने के लिए पुराना इतिहास मिटाना नहीं पड़ता है। इतना बड़ा सेंट्रल विस्ता बना रहे थे, मुझे खुशी होती अगर उसी में वो थोड़ी सी जगह पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी देते। हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो जहां बनाना चाहें प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाएं, लेकिन इतना बड़ा घर बना रहे हैं, इतना बड़ा दफ्तर बनवा रहे हैं, क्या उस उतने बड़े घर में उनके पास देश के थोड़े से पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए जगह नहीं है? वहां जगह नहीं है 20,000 करोड़ की इमारत में, या दिल में जगह नहीं है? ये सवाल पूछना बनता है। जी, ऐसा है कि ओवैसी जी को हम लोगों ने लगातार भाजपा की बी टीम ऐसे ही नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जी मिलकर हर वो हरकत करते हैं, हर वो काम करते हैं जिससे मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। 13 रुपए की बढ़ोतरी सीएनजी में, 10 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल में, 10 रुपए की बढ़ोतरी डीजल में, 1000 के पार एलपीजी, 11 रुपए से ऊपर पीएनजी,
नींबू 300 के ऊपर बिक रहा है, इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। फूड इन्फ्लेशन 6.5% से ऊपर है और अगले 3 तिमाही में इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रहेगा, जो कि एक्चुअली, और ये बताना जरूरी है यहां पर, एक्चुअली जो लॉ बना है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के, उसका उल्लंघन करता है। और अब आरबीआई को लिखकर बताना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कैसे 6% से ऊपर 3 तिमाही में जो अनुमानित है वो हो रहा है। लेकिन क्योंकि इन मुद्दों पर चर्चा ना हो तो भारतीय जनता पार्टी वो काम करती है और उनके जो घटक दल हैं, कुछ परोक्ष और कुछ अपरोक्ष। जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ आने के ट्विटर पे देख रही थी, मोदी जी बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे थे। तो जब वो पुष्प अर्पित करके अपना सिर झुका रहे थे उस संविधान निर्माता के सामने, तो क्या उनको मोहन भागवत के बयान के बारे में पता था? और अगर पता था तो उनके मन में क्या सवाल आया? जो आपका सवाल है उसका जवाब हमें नहीं, उसका जवाब चुनी हुई उस सरकार को देना चाहिए जिसने संविधान की शपथ लेकर इस देश में सरकार चलाने का फैसला किया है। आप संविधान की हर तरह से धज्जियां उड़ाइएगा। और कौन है मोहन भागवत ये कहने के लिए? उनकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ये कहने के लिए? वो कैसे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं, वो जज हैं, वो एग्जीक्यूटिव है, वो क्या हैं? वो इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारे गैर संवैधानिक बातें हैं। और इसके बारे में भाजपा की सरकार का क्या कहना है ये मैं जानना चाहती हूं। उन्माद और हिंसा फैला देना से आप मुद्दों से लोगों को भटका सकते हैं लेकिन देश नहीं चला सकते हैं। और क्योंकि मोहन भागवत जी को बोलना अच्छा लगता है, मैं मोहन भागवत जी से पूछती हूँ, चीन घर में घुसकर बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री जी नाम नहीं लेते हैं, आप तो एक बार नाम लेकर दिखाइए, बताइए चीन का क्या इलाज होना चाहिए? भागवत जी, हो गया? धन्यवाद, थैंक यू, सॉरी, हाँ बोलिए। नहीं, मुझे लगता है हनुमान चालीसा से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ एक अजीब बात है, मैं रोज करती हूँ। मुझे लगता है हनुमान चालीसा का पाठ इस पूरे देश को करना चाहिए। भगवान बचाइए हमें इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से, इस आर्थिक मंदी से, इस अहंकारी सरकार से, और बचाइए सबसे पहले हमें इनकी हिंसा और इनके अनुमाद से। सब लोग हनुमान चालीसा का ये पाठ करें और इस चीज़ का भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु राम और उनके परम शिष्य हनुमान, हमें इस सरकार के जो वैमनस्य फैलाने की हरकतें हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उससे ज़रूर बचाइए। हनुमान जी तो बड़ा बचाव करते हैं, मैं आशा करती हूँ हनुमान जी बचाएंगे हम सबको।